जय हिंद साथियों, मैं भानु चौहान आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी भानु पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने हमारी पिछली वीडियोस को इतना पसंद किया, सच में दिल खुश हो गया। आप लोगों ने हमारे चैनल्स के इतनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स कराए। रियली मैं आपकी भावनाओं का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और इसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम आपको बहुत अच्छे से पॉलिटी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कभी कोई नंबर छूटे ना, कोई भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न पॉलिटी का ना छूटे। ठीक है, हमने कल ये देखा था, आर्टिकल 2 में ये बताया कि नए राज्य ले आओ। आर्टिकल 3 में क्या बताया कि भाई अपने ही राज्य जो वर्तमान में हैं उनके नाम बदल लो, उनकी सीमा क्षेत्र बदल लीजिए। और पूरी पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास इसमें हमने दे दी गई है पावर। आर्टिकल 4 में ये भी बताया कि ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस साधारण बहुमत से बिल पास कराइए और काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चर्चा मैं यहाँ पे छोटी सी आपसे ये कर लूँ कि नए राज्य को हम शामिल कर सकते हैं, नए राज्य को या नए क्षेत्र को। राज्य आपको हो सकता है कंफ्यूजन कर दे, क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, ये तो बात आर्टिकल 2 में कही गई है। लेकिन एक प्रश्न बड़ा उठा 1960 में बेरुवारी मामले में, जब भारत ने कुछ जमीन अपनी बांग्लादेश, जो कि उसमें पाकिस्तान था, उसको देनी चाहिए। क्या भारत अपनी कुछ जमीन या क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंप सकता है? यह प्रश्न है। भाई शामिल कर लिया, कोई जरूरत नहीं संविधान संशोधन की है। प्रश्न यह है कि क्या दूसरे की जमीन अपनी जमीन दे सकते हैं? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की, ऐसा नहीं हो सकता। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के पास है कि हम अपनी जमीन किसी को दे नहीं सकते। अगर हमें देनी है जमीन तो उसके लिए हमें संविधान में संशोधन ही करना पड़ेगा। और जैसा आपको पता हो, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2015 में हमने बांग्लादेश के साथ जमीन का एक समझौता किया, कुछ इंक्लेव्स हमने उनको दिए अपने, कुछ उनके लिए, जिससे बाउंड्री एक सही हो जाए। और हमने इसके लिए 100वां संविधान संशोधन भी किया था। तो ध्यान रखना है आपको, जमीन लेने के लिए संविधान में संशोधन नहीं करना, देने के लिए संशोधन करना पड़ेगा। आज कहानी थोड़ी सी आगे की है कि राज्यों का पुनर्गठन, राज्य कैसे कैसे बने, कब कब नए राज्य बने, ये बड़ा एक विचित्र प्रश्न है, बड़ा जटिल समस्या है, आज भी भारत के सामने है। तो पहले तो हम आपको 2-4 बातें बताते हैं, तब हम आपको बताएंगे कि क्या समस्या है। जब भारत आजाद हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1947 की मैं जब बात करूं, हालांकि ये व्यवस्था 56 तक चली, जो क्षेत्र थे हमारे पास वो 4 प्रकार के थे, ए, बी, सी और डी। अब आपको जानने की जरूरत ये नहीं है कि ए, बी, सी, डी में कौन कौन से क्षेत्र थे, बस मोटा मोटी आपको पता है। इसमें हमारे पास राज्य हुआ करते थे, इसमें बड़ी रियासतें हुआ करती थी और इसमें भी थोड़ी छोटी छोटी रियासतें ही थी, और इसमें एकमात्र था अंडमान निकोबार। इसका मतलब सीधा ये है कि आज आप देखते हो ना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उस समय ऐसे नहीं थे। 4 राज्य थे, ए, बी, सी, डी। जो राज्य थे हमारे यहाँ पे, जैसे मैं साउथ इंडिया की खासकर यहाँ पे बात करूंगा, क्या बच्चों ये संभव है कि हर राज्य में एक ही भाषा बोली जाए? अगर एक भी भाषा बोली जाएगी तो उसमें अंतर जरूर हो जाएगा बोली का। कहा नहीं है, कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी। आप उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बोलते दोनों हिंदी हैं, लेकिन दोनों की हिंदी में एक जमीन आसमान का अंतर है। आप जानते होंगे इन चीजों के लिए। अब क्या आप ये बात की मांग कर सकते हो कि साहब पूरब में तो भोजपुरी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, इसलिए उनका राज्य अलग कर दीजिए? ये तो कोई बात हुई नहीं कि भाषा के आधार पर आप राज्य को अलग बांट दीजिए। ऐसी बातें राज्यों से लगातार आजादी के समय या उसके पहले ही और बाद में भी उठती रही थी। मैं एक एग्जाम्पल से आपसे और क्लियर कर लूंगा यहाँ पे। जैसे ये राज्य हमारा है तमिलनाडु वाला, पहले राज्य जो मद्रास कहलाता था, ये कौन सा राज्य था? मद्रास प्रेसिडेंसी थी। ये था क्या, इसमें दरअसल उत्तर के लोग बोलते थे तेलुगु भाषा को, नीचे के लोग बोलते थे तमिल भाषा को। तमिल वाले ये कहते थे कि मेरा राज्य अलग कर दो, तेलुगु वाले कहते थे मेरा राज्य अलग कर दो, हमें तमिल से कोई मतलब नहीं है। देश आजाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार थी, हर जगह लगभग कांग्रेस का ही बोलबाला था उस समय। तो इस चीज को लेकर के सरकार ने क्या काम किया,
1948 में 1948 में ही एक आयोग बनाया, धर आयोग, एसके धर थे, और इनसे ये बात पूछी कि आप ये बताओ कि क्या हम इस बात पे राज्य अलग कर दें या बांट दें कि उनकी भाषाएं अलग हैं। धर आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन में बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। और हम आज भी ये बात मानते हैं कि भाषा के आधार पर कभी भी राज्यों का गठन नहीं हो सकता, और ना ही यही बात धर आयोग ने कह दी कि भाई हम नहीं गठित कर सकते। लेकिन दिक्कत क्या थी, यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार, आपने नाम सुना होगा राजगोपालाचारी का, सीएम वगैरह थे वहाँ के। अब लगातार मांग ये चल रही कि अलग करो अलग करो। नेहरू जी को खुद आगे आने पड़ा। नेहरू जी का मामला पता नहीं क्या था इस राज्य को लेकर के, लेकिन उन्होंने बड़ा सुलझे तरीके से इसमें एक काम किया कि उन्होंने 1948 में ही एक और कमेटी बनाई, जेबीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ध्यान है सीतारामैया, 1939 कांग्रेस अधिवेशन वाले, इन्हीं को लेकर के एक कमेटी बनाई गई, गांधी जी के प्रिय शिष्य। तो क्या हुआ इसके कमेटी में, नेहरू जी खुद लीड करके देखने लगे कि क्या सही है भाषा के आधार पर राज्य बांट दिए जाएं। आप बताइए। नेहरू का भी निष्कर्ष तो वही था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हो सकता। जब नेहरू कमेटी ने मना कर दिया तो कांग्रेस के ही लोगों ने, अच्छा मांग करने वाले भी कांग्रेसी ही थे, मांग भी कांग्रेस से ही कर रहे थे। अब वहां के अच्छे नेता थे, उनका अच्छा होल्ड था, और वहीं पे एक नेता थे, आपने नाम सुना होगा इतिहास में, श्री रामल्लू। श्री रामल्लू को जब ये पता लगा कि नेहरू जी ने भी मना कर दिया है कि अब नहीं हो सकता राज्य का बंटवारा भाषा के आधार पे, उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया कि जब तक राज्य नहीं बटेगा हम भूखे रहेंगे या तो मर जाएंगे। होने को मंजूर कुछ और ही था, रामल्लू की डेथ हो गई। कांग्रेस के इतने बड़े नेता की डेथ, कांग्रेस के अंदर एक हड़कंप आने वाला था, नेहरू की जमीन हिलने वाली थी। नेहरू बड़ा चक्कर में पड़े इस चीज को लेके, और आनन फानन में ये निर्णय लिया गया कि भैया आंध्रा का गठन कर दो, आंध्र प्रदेश का गठन कर दो। और आज भी हम जीके की किताबों में पढ़ते हैं कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। वो रामल्लू की मृत्यु से ऐसा हुआ था। आजकल बड़ा मांगे चलती हैं, ये राज्य बना दो, पत्र लिख दो सरकार को, राज्य बन जाएगा। अरे भैया, रामल्लू की तरह त्याग करना पड़ता है राज्य बनाने के लिए। कितना त्याग रहा होगा उनका आंध्र प्रदेश को बनाने में। लेकिन मैं ये समझता हूं कि शेर के आगे भेड़िए को डालना उसकी भूख शांत करना नहीं है, बल्कि समस्या को और बढ़ावा देना है। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन अब अन्य राज्यों को चिनगारी दे चुका था कि मेरा भी बांटो, मेरा भी बांटो। और नेहरू जी भी इस बात को भली भांति समझ रहे थे, पर दूरदर्शी आदमी थे, शांत स्वभाव से इस चीज को सोचते थे कि ऐसा होगा जरूर। और उन्होंने क्या काम किया, तुरंत 1953 में ही एक और कमीशन का गठन किया, फजल अली कमीशन। बहुत पॉपुलर हुआ बच्चों, आप जानते होंगे इनके बारे में, फजल अली आयोग। 2 मेंबर दिए फजल अली को, पणिक्कर का नाम सुना हो, के एम पणिक्कर का आपने, और कुंजरू का नाम सुना होगा, HN कुंजरू। और इनसे कहा कि टाइम कितना भी ले लेना, निर्णय सही लेना है ना, कि क्या करें, बांटें या ना बांटें। तमाम रिसर्च हुई, तमाम लोगों से बात की गई कि राज्यों के आधार भाषा पे बंटने चाहिए या नहीं बंटने चाहिए। फाइनली 55 का साल आया, पणिक्कर ने, फजल अली ने और कुंजरू ने अपनी एक रिपोर्ट दी, और इन्होंने इसमें कहा कि एक भाषा एक राज्य सिद्धांत, यानी भाषा के आधार पर राज्य का जो गठन है वो नहीं होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अनेकता में एकता है। इतनी तमाम बोलियों के बावजूद भी हम एक हैं, तो आप भाषा के आधार पर राज्य कैसे बांट दोगे? कल को मांग ये चलेगी कि मिठाई के आधार पर बांट दो, हमारे यहाँ डोसा नहीं खाया जाता तो राज्य बांट दो। ये तो एक फालतू की बातें थी। फजल अली ने निष्कर्ष ठीक दिया
कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, एक समस्या और भी थी, आप खुद बताओ, राज्य छोटे रहे होंगे कि बड़े रहे होंगे? बड़े रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है, आज की अपेक्षा राज्य उस समय बड़े ही रहे होंगे। अब समस्या ये भी तो है कि बड़े राज्यों का प्रशासन चलाना भी थोड़ा सा कठिन होता है। अब समस्या ये आई कि राज्य तो बंटने चाहिए क्योंकि प्रशासनिक चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। फजल अली ने एक बात कही कि राज्य 4 फैक्टर पे बंटने चाहिए, 4 फैक्टर देख लीजिए और राज्य बांटिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया। फजल अली किन 4 बातों की बात कर रहे थे कि राज्य बटे तो भारत की एकता अखंडता बची रहे, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हर जिले को राज्य बना दो, हर घर को एक राज्य बना दो, भारत की एकता और अखंडता हमेशा बनी रहनी चाहिए। अच्छी बात थी फजल अली की। दूसरी बात वो ये कहते थे कि भाषाई एवं सांस्कृतिक एक रूपता रहे तो अच्छा है, यानी गठन में भाषा भी एक फैक्टर होना चाहिए, लेकिन भाषा के ही आधार पर राज्य बने ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंध्रा की समस्या तो निपट गई, जैसे ये उस समय राज्य था कौन सा हमारा, बंबई राज्य, जो आज मुंबई कहा जाता है। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ के लोग गुजराती भाषा बोलते होंगे और यहाँ के लोग मराठी भाषा ही बोलते होंगे। फजल अली क्या कहना चाहते हैं वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि अगर यहाँ गुजराती बोली जाती है, मराठी यहाँ बोली जाती है और राज्य बड़ा है, ये बांटना भी है, तो आप ऐसा मत करो कि ऐसे बांट दो, बोले जी छोटा हो गया, आधा इधर का आधा इधर का। समस्या तो फिर वही रही, यहाँ भी गुजराती रह गए, यहाँ भी मराठी भाषा के लोग रह गए, यहाँ भी गुजराती लोग रह गए, यहाँ भी मराठी लोग रह गए, यहाँ रह गया ढोकला, यहाँ रह गया पाव भाजी, यहाँ भी रह गया ढोकला। जब बांटना ही है तो ऐसे कर लो, भाषा की समस्या हल हो गई और सांस्कृतिक समस्याएं भी एक रूपता में आ ही गई हैं। ठीक बात थी फजल अली की ये भी। तीसरी बात ये थी कि भाई वित्तीय एवं प्रशासनिक और आर्थिक समायोजनता हो या एक रूपता हो, यानी ऐसे बांटो कि प्रशासन और आर्थिक रूप से भी कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल का मतलब सिर्फ इतना है बताने का कि संसाधनों को लेकर के लड़ाई ना हो। कभी कभी पेट्रोल किसी के हिस्से में पहुंच गया, किसी के हिस्से में रेत ही रह गया, तो ये भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेना चाहिए। और चौथा है देश की कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव किसी नागरिक पे ना पड़े, किसी राज्य पे ना पड़े। तो फजल अली ने ये 4 बातें हमको बताई, लेकिन एक भाषा, अगर आपसे पूछेगा कि फजल अली ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया, तो आप उस स्टेटमेंट को वहीं काट देंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने भाषा एक फैक्टर माना था कि ऐसा होना चाहिए। फजल अली की रिपोर्ट आई और फजल अली ने एक बहुत अच्छी बात कही थी नेहरू जी से या भारत सरकार से रिकमेंडेशंस में कि जो ABCD का ड्रामा है इसको खत्म कर दीजिए। क्या खत्म कर दीजिए? ABCD। अब आप कहोगे ABCD क्या है? ABCD वही है, 4 प्रकार के राज्य, ध्यान है, रियासतें, राज्य, छोटी रियासतें और अंडमान निकोबार। ये खत्म कर दो, ABCD का बंटवारा खत्म कर दो और इसको खत्म करने के बाद राज्य बनाओ 2 तरह के, एक तो राज्य होने चाहिए और एक होने चाहिए यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, जो आज भी आप लोग देखते हो। ये फजल अली की ही बात है, उन्हीं के रिकमेंडेशंस पे इसको किया गया। सरकार को बात जम गई या मान लो सरकार को बात जमानी पड़ी, क्योंकि बॉम्बे वगैरह में भी दंगे अब तक चालू हो चुके थे। कई सभाओं में आपको ध्यान हो 1952 का जब चुनाव हुआ तो नेहरू जी को खुद मंच पे कई जगह पत्थर फेंके गए, तो उनका भाषण नहीं होने दिया था साउथ इंडिया में। इतने बड़े नेता को अगर मंच पे रोका जा रहा है तो समस्या कितनी गंभीर होगी, आप अनुमान लगाइए। खैर, फजल अली आयोग पर विचार हुआ और भारत सरकार ने एक निर्णय लिया, देश के संविधान में 7वां संशोधन किया। 7वां संशोधन 1956, आपने नवंबर में पढ़ा होगा इसको। 1956 यही है राज्यों का पुनर्गठन। अगर आपसे पूछे कौन सा संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? 7वां संविधान संशोधन। किसकी रिकमेंडेशंस पे?
फजल अली। जो बात धर से नहीं बनी, जेबीपी से नहीं बनी, उसको साध दिया फजल अली ने। इतना भी आसान नहीं होता दोस्तों, घर बैठे सरकार को कहना, किसी व्यक्ति को कहना, चाहे वो कोई भी हो, इतना आसान नहीं होता। देश चलाना इतना आसान नहीं होता, लोगों को साधना। फजल अली की बात को सरकार ने गंभीरता से लिया और क्या काम किया। सबसे पहले तो ABC और D का बंटवारा खत्म किया, राज्य बनाए। और राज्य कितने बनाए? 2 तरह के, एक पूर्ण राज्य और एक यूनियन टेरिटरीज। आपसे प्रश्न पूछा था असिस्टेंट कमांडेंट में कि फजल अली की रिकमेंडेशन पर कितने राज्य बने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो आप बताना कि उस समय 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। ये बात कर रहा हूं मैं 1956 की। आज आप जानते ही हैं, राज्य लगभग दुगने हो चुके हैं, यूनियन टेरिटरीज की संख्या बढ़ी है, आप देख ही रहे हैं। अब हरी झंडी मिल चुकी, राज्यों का गठन हो सकता है 4 फैक्टर के आधार पे। और पहला नंबर लगा बंबई से ही। बॉम्बे का बंटवारा हुआ 1960 में, गुजरात बना, महाराष्ट्र बना। फिर आगे बढ़े, पंजाब का बंटवारा हुआ, वहाँ भी भाषा की दिक्कत, पंजाबी और हिंदी की, और फिर बना उसी से हिमाचल प्रदेश। फिर नॉर्थ ईस्ट का नंबर लगा और फिर गोवा का नंबर। फिर नंबर आया आपका 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय। अगर ये यात्रा आपको पता है कि 60 से लेकर के 2019 जब जम्मू कश्मीर तक का पुनर्गठन हुआ, आपको पता है तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी कोई वीडियो बने तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा, नहीं तो हम यहाँ से सीधे स्विच करेंगे अपनी नागरिकता की ओर। धन्यवाद।